लेक्चर 61 कच्ची कली। जब रुद्र को पूरा यकीन हो गया कि वह माली पर्वत पर है, उसने अपने गंदे शरीर की ओर देखा और प्रिया के पास जाकर कहा, अरे क्या आप पास कोई नदी है? प्रिया ने अपनी आंखें घुमाए और रुद्र को अपने पीछे आने का इशारा किया। करीबन 10 मिनट बाद रुद्र के कानों में झरने की आवाज आई। रुद्र उत्तेजित हो गया और वह तुरंत नदी की ओर भागा। कुछ ही पल के अंदर रुद्र के सामने आईने की तरह साफ नदी थी। रुद्र खुश हो गया। उसने प्रिया की मौजूदगी में अपने सारे कपड़े उतार दिए और तुरंत नदी में कूद गया। रुद्र की हरकत से प्रिया चौंक गई और उसने पीछे घूमते हुए कहा, अरे पागल, तुम ये क्या कर रहे हो? और क्या नहा रहा हूं? अगर तुम्हें नहाना है हम दोनों एक साथ नहा सकते हैं। रुद्र ने बेझिझक कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे साथ कौन नहाना चाहेगा? प्रिया ने बिल्कुल भी पलटकर नहीं देखा और अपने आप में बुदबुदाया, आया बेशर्म। हालांकि रुद्र प्रिया से दूर था, पर उसने प्रिया की बुदबुदाहट को स्पष्ट रूप से सुना था। अगर मेरे जैसे शैतानी मार्शल आर्टिस्ट को भी शर्म आने लगे, फिर हमारे और आध्यात्मिक मार्शल आर्टिस्ट में क्या अंतर रह जाएगा? करीबन आधे घंटे बाद रुद्र नदी से बाहर निकला और उसने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से दूसरे वस्त्र पहन लिए और पहले की तरह अपने मुंह को छोड़कर अपने पूरे शरीर को चोगे से ढक लिया। रुद्र ने प्रिया के कंधों को तफतफाया और कहा, मुझे उस जगह पर लेकर चलो जिस जगह पर सुनहरी रेत निकलने वाली है। प्रिया ने कोई हलचल नहीं की, बल्कि वह अपनी जगह पर भूत की तरह खड़ी रही। प्रिया कुछ कहना चाहती थी पर वह बोल नहीं पाई। क्या हुआ? क्या हम दोनों के बीच में सौदा नहीं हुआ था, या फिर तुम्हारा मन बदल गया? रुद्र ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिस पर प्रिया हकलाते हुए बोली, मुझे भी नहाना है। प्रिया की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था मेरे साथ नहा लो? अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। रुद्र की बात सुनकर प्रिया और भी परेशान हो गई। जब से वह अपने घर से भागी थी तब से वह भिखारन बनकर घूम रही थी और आज उसे नहाने का मौका मिला था और रुद्र उसे नहाने नहीं दे रहा था। प्रिया एक लड़की थी और वह लड़की होकर अपने आप को ज्यादा देर गंदा कैसे रख सकती है? रुद्र भी ये बात जानता था, इसलिए वह उसे परेशान कर रहा था। प्रिया अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी पर वह कुछ बोली नहीं। पर तभी प्रिया की नजर रुद्र की फीकी मुस्कुराहट पर गई, जिसे देखकर वह समझ गई रुद्र उसे परेशान कर रहा है। प्रिया ने अपनी टोपी उतारकर रुद्र के मुंह पर फेंक दी और अपने पैर पटकते हुए उस जगह से नहाने के लिए जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद प्रिया वापस मुड़ी और रुद्र को चेतावनी देते हुए कहा, बेहतर होगा तुम झाँको ना, मुझे कच्ची कली को देखने का कोई शौक नहीं। रुद्र ने प्रिया का मजाक बनाते हुए कहा, क्या कच्ची कली? यह कच्ची कली किसे कह रहा है? प्रिया ने अपनी छाती की ओर देखते हुए कहा। पर जैसे ही प्रिया ने अपनी नजर ऊपर उठाई, रुद्र पहले ही उस जगह से चला गया था। प्रिया ने अपना मुंह फुला लिया और गुस्से में नहाने के लिए चली गई। आधे घंटे बाद रुद्र झाड़ियां पर पड़ा हुआ कुछ सोच रहा था, तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। रुद्र समझ गया कि ये जरूर प्रिया होगी। रुद्र बोला, क्या हम जा सकते हैं? पीछे से प्रिया की आवाज आई, हाँ, क्यों नहीं। जब प्रिया रुद्र के सामने आई, रुद्र हैरान हो गया क्योंकि उसके सामने मिट्टी से सनी हुई भिखारन नहीं बल्कि किसी अप्सरा के समान एक प्यारी लड़की खड़ी थी। प्रिया ने नीले रंग के सादे वस्त्र पहन रखे थे जो उसके ऊपर काफी सुंदर लग रहे थे। हालांकि प्रिया कनिका की तरह सुंदर नहीं थी, पर वह ताजे फूल के समान थी। रुद्र एकाएक प्रिया को घूरता रहा। निरंतर घूरे जाने से प्रिया को शर्म आ गई और उसके दोनों गल लाल हो गए। प्रिया खांसी और रुद्र अपनी सोच से बाहर आया। चलो चलते हैं। रुद्र का बर्ताव अचानक से बदल गया था। वह पहले की तरह प्रिया से कठोर होकर बात नहीं कर रहा था और आखिरकार उसे मानना पड़ा कि जब उसके आसपास कोई सुंदर लड़की होती है उसे अच्छा महसूस होता है। 1 घंटे चलने के बाद प्रिया उसे पहाड़ की चोटी पर लेकर आ गई। रुद्र ने अपने आसपास देखा और उस खुले आसमान के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। रुद्र बोला, क्या तुम मुझे दूसरी जगह पर लेकर आ गई? अगर यहाँ पर सुनहरी रेत निकलने वाली है फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग होने चाहिए, पर यह जगह बिल्कुल वीरान पड़ी है। प्रिया मुस्कुराए और बोली, लगता है मेरे पिताजी तुम्हारी बेफालतू में ही तारीफ कर रहे थे। तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। मैंने आज से पहले तुम्हारे जितना चालाक लड़का नहीं देखा। क्या तुम्हारा दिमाग खाली है? अगर मैं तुम्हें सीधा उस जगह पर लेकर जाऊंगी हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे। इतना कहने के बाद प्रिया ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे आगे ले गई। आगे जाने के बाद रुद्र को पहाड़ी की चोटी पर से खुला मैदान दिखाई दिया जिसके बीच में एक छोटा सा तालाब बना हुआ था और उसका पानी उबल रहा था, मानो वह पानी किसी गर्म चीज के संपर्क में हो। उस तालाब के चारों तरफ 50 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे जो उस तालाब की रखवाली कर रहे थे। उस तालाब के बीच में एक पत्थर के ऊपर हरे वस्त्रधारी एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके बाल हल्के सफेद और काले थे। गर्म पानी की भाप उस व्यक्ति के आसपास थी, पर उसके ज्यादा करीब आते ही वह भाप गायब हो रही थी। पर आश्चर्य की बात यह थी वह व्यक्ति बिल्कुल भी गीला नहीं था, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के बाल भी गीले नहीं हुए थे। क्या ये सच में कोई ऊंचे दर्जे का मास्टर है?
रुद्र ने घबराहट में भौहें चढ़ा ली। अचानक उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और रुद्र की दिशा में देखा। उस व्यक्ति की नजर तेज थी और बिजली की तरह रुद्र और प्रिया की ओर गिरी। नीचे पढ़ो। रुद्र ने प्रिया को खींच लिया और प्रिया को लेकर उस पहाड़ की चोटी पर लेट गया। कुछ ही पल के अंदर रुद्र का शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। 62 पथरीला चूहा। जब रुद्र को एहसास हुआ कि वह मास्टर हमारी और ही देखने वाला है, वह तुरंत प्रिया को लेकर पहाड़ी की चोटी पर लेट गया। कुछ ही पल के अंदर रुद्र की धड़कनें बढ़ चुकी थी और उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। रुद्र ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ये मास्टर जरूर चौथे सितारे पर होगा। बिल्कुल सही, ये मास्टर मेहरा परिवार के 12 श्रेष्ठ में से एक है और पिछले 11 साल से इनको मून सिटी की देखरेख करने का काम दिया है। ये मास्टर कभी कभी मून सिटी में दिखाई देते हैं और पिछले 3 महीनों से ये इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं गए। प्रिया ने रुद्र को उस मास्टर के बारे में बताते हुए कहा। प्रिया की बात सुनकर रुद्र सोच में पड़ गया। जितनी रुद्र की ताकत थी वह चाहकर भी उन सभी का सामना नहीं कर सकता। एक चौथे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट जिसकी रक्षा 30 से भी ज्यादा तीसरे सितारे के मार्शल आर्टिस्ट कर रहे हैं, अगर रुद्र उनके आसपास भी गया वे लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। रुद्र को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उन सभी तीसरे सितारे के मार्शल आर्टिस्ट को मेहरा परिवार ने अपने श्रेष्ठ की रक्षा करने के लिए भेजा होगा, क्योंकि सुनहरी रेत बहुत ज्यादा कीमती थी और वे लोग सुनहरी रेत को किसी भी हालात में चोरी नहीं होने दे सकते। रुद्र ने कुछ देर सोचा और फिर अपने आप से कहा, इन्हें क्या लगता है सुनहरी रेत सिर्फ उसी जगह से निकलने वाली है। रुद्र के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट देखकर प्रिया समझ गई कि जरूर रुद्र के दिमाग में कुछ चल रहा है, तभी वह इतना ज्यादा शांत है। प्रिया भी देखना चाहती थी कि क्या वह चौथे सितारे के मार्शल आर्टिस्ट और 3 दर्जन से भी ज्यादा तीसरे सितारे के मार्शल आर्टिस्ट का सामना कर सकता है या फिर नहीं। रुद्र का सामना सबसे पहले प्रिया के भाई से हुआ था, जिसके साथ दर्जन भर दूसरे सितारे के मार्शल आर्टिस्ट थे और उसने उनका सामना बड़ी आसानी से कर लिया था। फिर रुद्र का सामना प्रिया के पिता संदीप से हुआ था, जो तीसरे सितारे के 9वें स्तर पर थे और वे कुछ साल के अंदर चौथे सितारे पर भी पहुंचने वाले थे। रुद्र को उनका सामना करने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, पर आखिरकार उसने संदीप को भी हरा दिया था। पर अब क्या रुद्र सुनहरी रेत के लिए चौथे सितारे के मार्शल आर्टिस्ट को हरा पाएगा या फिर उसे ना चाहते हुए भी सुनहरी रेत का पीछा छोड़ना पड़ेगा। रुद्र ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे ले जाते हुए कहा, चलो मुझे तुम्हारे लिए पालतू जानवर को ढूंढना है। इतना कहने के बाद रुद्र प्रिया को उस जगह से ले गया। इधर तालाब के बीच में बैठा हुआ वह श्रेष्ठ अभी असमंजस में था। उसे कुछ पल के लिए एहसास हुआ था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। उस श्रेष्ठ को अभी तक पूरा विश्वास नहीं हुआ था कि वह उसका बहम था या फिर कोई सच की कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए था। मून सिटी। कुछ घंटे के अंदर संदीप अपने बेटे के साथ मून सिटी पहुंच चुका था। मून सिटी आने के बाद संदीप तुरंत अपने घर गया। तोमर परिवार पूरी मून सिटी में सबसे बड़ा परिवार था जो मेहरा परिवार के अंदर आता था। इसी वजह से तोमर परिवार काफी जगह पर फैला हुआ था। अपने घर आने के बाद संदीप सीधा बैठक में गया, जहां मुखिया की कुर्सी पर उसका पिता बैठा हुआ था। वैसे पूरे तोमर परिवार का मुखिया संदीप था, पर तोमर परिवार की असली ताकत उसके पिता थे, जो चौथे सितारे पर बहुत साल पहले पहुंच चुके थे। संदीप अपने बेटे के साथ अपने पिता के सामने खड़ा था, जहां उसके पिता ने संदीप पर नजर डाली और कहा, क्या तुम प्रिया को वापस लेकर आ गए हो? उसके पिता की उम्र लगभग 75 साल के आसपास थी और उनकी दाढ़ी बड़ी और सफेद थी। संदीप और उसका बेटा किसी सिपाही की तरह उस बूढ़े आदमी के सामने खड़े थे। संदीप बोला, नहीं पिताजी, मैंने प्रिया को उसके साथ जाने दिया। वह लड़का बुरा नहीं है, बल्कि वह प्रिया की रक्षा कर रहा था। संदीप की बात सुनकर अचानक उस बूढ़े के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने मेज पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? इसका मतलब तुमने प्रिया को उसके साथ जाने दिया? क्या तुम भूल गए उसी लड़के ने तुम्हारे बेटे की क्या हालत की है? संदीप शांत था और उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। संदीप बोला, पिताजी, यह सब उसने अनजाने में किया है। वह नहीं जानता था पीयूष प्रिया का भाई है और उसने पीयूष को भी इसीलिए घायल किया है क्योंकि वह पीयूष को प्रिया का दुश्मन समझ रहा था, और मैंने ये सब अपनी इच्छा से नहीं किया है। प्रिया भी उस लड़के के साथ जाना चाहती थी और मुझे पूरा यकीन है प्रिया उसके साथ खुश रहेगी। संदीप की बात सुनकर उसके पिता को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वह संदीप पर चिल्लाया, बेवकूफ, तुम नहीं जानते तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार खतरे में है। संदीप बोला, पिताजी, मैं चाहता हूं प्रिया बस खुश रहे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। उस बूढ़े ने संदीप को देखा जो पूरी तरह से अपनी बात पर अड़ा हुआ था। फिर उसने शांति से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम ही प्रिया से प्यार करते हो? मैं भी प्रिया को प्यार करता हूं, पर मैं प्रिया से ज्यादा अपने परिवार को प्यार करता हूं। उसकी वजह से मैं अपने पूरे परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे इसी वक्त बताओ, वह लड़का प्रिया को लेकर किस जगह पर गया है?
अपने पिता की बात सुनकर संदीप हड़बड़ाने लगा और फिर उसने ना चाहते हुए भी अपने पिता से कहा, इस वक्त वे दोनों माली पर्वत पर है। शू। संदीप की बात सुनकर वह बूढ़ा तुरंत उस जगह से उड़कर चला गया। उस बूढ़े की रफ्तार इतनी ज्यादा थी, आयुष को ऐसा लगा जैसे कि उसकी आंखों के सामने से चमकदार रोशनी गई हो। माली पर्वत पर रुद्र झाड़ियां के बीच कुछ ढूंढ रहा था और काफी देर तक जमीन के अंदर ढूंढने के बाद रुद्र ने लाल रंग का आलू की तरह दिखने वाला कोई फल बाहर निकाला। उस फल को देखकर रुद्र खुश हो गया और उसने अपने आप से कहा, आखिरकार ये मुझे मिल गया। प्रिया काफी देर से रुद्र को देख रही थी और रुद्र के हाथ में उस फल को देखकर प्रिया बोली, ये क्या है? जिस पर रुद्र ने उस फल के ऊपर से मिट्टी उतारी और कहा, ये शकरकंदी है। मैंने इस शकरकंदी को पथरीले चूहे के लिए ढूंढा है। बेशक ये शकरकंदी किसी भी जानवर को पसंद नहीं है, पर उन चूहों को ये शकरकंदी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। प्रिया का दिमाग शंका और उसे कुछ याद आया। हाँ, क्या तुम उसी चूहे की बात कर रहे हो जो कुछ ही घंटे के अंदर पहाड़ के अंदर हजारों मील की सुरंग खोद सकता है? मैंने इन चूहे के बारे में पढ़ा है, ये ज्यादा ताकतवर नहीं होते। कोई भी दूसरे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट इन चूहों को पकड़ सकता है। तभी प्रिया को कुछ एहसास हुआ और वह हैरान हो गई। प्रिया बोली, इसका मतलब तुम इस चूहे की मदद से सुरंग खुदवाकर सुनहरी रेत को चुराना चाहते हैं? हाँ, ये योजना अच्छी है, इसकी मदद से हम थोड़ी सी सुनहरी रेत चुरा सकते हैं। रुद्र ने प्रिया के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि प्रिया की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर प्रिया ने रुद्र को देखा और फिर उसने मुंह फुला लिया, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र के दिमाग में क्या चल रहा है। प्रिया को काफी हद तक समझ में आ गया था कि रुद्र क्या करना चाहता है, पर रुद्र की मुस्कुराहट देखकर उसे अपने ऊपर संदेह हो रहा था कि क्या रुद्र सच में सुरंग खुदवाकर सुनहरी रेत को चुराना चाहता है या फिर उसकी योजना कुछ और है। कुछ देर बाद सारी तैयारी करने के बाद रुद्र ने जलती आग के ऊपर शकरकंदी को पकाने के लिए छोड़ दिया और खुद प्रिया को लेकर पास ही झाड़ियां में छुप गया। कुछ ही सेकंड के अंदर उस सदर्घी की मीठी सुगंध चारों तरफ फैल गई और कुछ देर इंतजार करने के बाद रुद्र को जमीन के अंदर हलचल महसूस हुई और फिर जमीन के अंदर से खरगोश जितना बड़ा चूहा बाहर निकला, जिसका रंग सफेद था और उसके 2 दांत बाहर निकले हुए थे, जिस वजह से वह चूहा और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। रुद्र तुरंत झाड़ियां से बाहर निकला और इससे पहले वह चूहा कुछ समझ पाता, रुद्र ने उस चूहे को पकड़ लिया। उस चूहे ने रुद्र के हाथों से भागने की कोशिश की, पर रुद्र जैसे शैतान के हाथों से भागना नामुमकिन था। रुद्र ने उस चूहे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, पर वह चूहा अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहा था। वह रुद्र के हाथों से भागने की हर संभव कोशिश कर रहा था और जितना ज्यादा वह चूहा संघर्ष कर रहा था, रुद्र की पकड़ उस चूहे पर उतनी ही ज्यादा हो रही थी। प्रिया से ये सब और नहीं देखा गया। उसने रुद्र के हाथ पर अपना हाथ मारा और उस चूहा को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। तुम इतने ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा इस दर्द हो रहा है? रुद्र के चेहरे पर अजीब भाव आ गए और वह बोला, तुम ये क्या कर रही हो? यह आध्यात्मिक जानवर है, इसे जल्दी से चोट नहीं लगेगी और मुझे कुछ भी करके इसे अपना पालतू बनाना पड़ेगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर इसे अपना पालतू बनाना है, मैं भी ये काम कर सकती हूँ। मैंने अपने घर के अंदर बहुत से आध्यात्मिक जानवर को अपना पालतू बनाया है और वे जानवर भी मेरी बात मानते हैं। प्रिया ने उस चूहे के शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। कहीं ना कहीं वह चूहा भी प्रिया की बात समझ रहा था। उस चूहे ने प्रिया के हाथ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और रुद्र को इस तरह देखा जैसे कि वह उसे चिढ़ा रहा हो। उस चूहे को देखकर रुद्र का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने उस चूहे को गुस्से में देखा, पर उस चूहे पर रुद्र के गुस्से का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हल्की मुस्कुराहट थी, पर तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई, सच में तेरी तलवारबाजी तारीफ के काबिल है, पर तेरी किस्मत खराब जो तेरा सामने मुझसे हुआ। बेशक ये आवाज रुद्र की थी। छाया प्रतिरूप मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके रुद्र पलक झपकने की रफ्तार से किसी के भी पीछे आ सकता है। रुद्र की आवाज सुनकर उस युवा की रूह कांप गई, पर अब देर हो गई थी क्योंकि रुद्र का खंजर उस युवा पर चल गया था। अरींग, लोहे की लोहे से टकराने की आवाज आए और रुद्र का खंजर पीछे हो गया। अचानक उस युवा के शरीर पर नीली परत चमकने लगी। चौथे स्तर का रक्षा कवच रुद्र के मुंह से निकला। इस बार रुद्र ने अपने दुश्मन को कम आंक लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दुश्मन इतना ज्यादा अमीर निकलेगा। यहाँ तक कि मेहरा परिवार के श्रेष्ठ मास्टर महेश पर भी तीसरे स्तर का खंजर था, पर इस युवा के पास चौथे स्तर की तलवार और चौथे स्तर का रक्षा कवच था। रुद्र के पास उस युवा के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसकी तलवार रुद्र के पास आ रही थी। रुद्र ने अपना हाथ मोड़ा और उसकी तलवार के आगे अपने खंजर को कर लिया। बैंग, रुद्र उड़ता हुआ 3 मीटर दूर जाकर गिरा और उसका तीसरे स्तर का खंजर 2 टुकड़ों में बट गया। उस युवा के हमले में इतनी ज्यादा ताकत थी, रुद्र भी अपने आप को खून की उल्टी करने से नहीं रोक पाया। रुद्र ने गंभीर होकर उस युवक को दिखा और फिर अपने आप से कहा, इसके पास चौथे स्तर का रक्षा कवच है। मेरा इविल सोल चाहकर भी इसके शरीर में नहीं जा पाएगा।
यहाँ तक कि इसके पास चौथे स्तर का हथियार और ऊपरी स्तर की मार्शल आर्ट भी है। मैं इसके खिलाफ अपने खंजर को ही इस्तेमाल कर सकता था, पर अब वो भी टूट गया। अब मैं चाह कर भी इसे अपने ऊपर हमला करने से नहीं रोक सकता। रुद्र अपनी सोच में घूम था और उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। इधर उस युवा का रुद्र के ऊपर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह युवा डर में था। बेशक उसे रुद्र से डर लग रहा था। ये युवा अपने पूरे परिवार के अंदर सबसे प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट था। पूरे परिवार के अंदर उससे प्रतिभाशाली युवक कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके सामने उसके जितने ताकतवर लोग भी नहीं टिक पाते थे। और आज एक ऐसा लड़का जो दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर है, उसने लगभग उसे मौत के घाट उतार दिया था। अगर आज उसके पास रक्षा कवच नहीं होता, रुद्र अब तक उसे मौत के घाट उतार चुका होता। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में कपकपी महसूस की और रुद्र से पूछा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? उस युवा के व्यवहार में बदलाव देखकर रुद्र चौंक गया। उसके इरादे रुद्र को मारने के बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। रुद्र ने खड़े होने के बाद कहा, मेरा नाम रुद्र है। मैं तुम्हारे नाम को याद रखूंगा और इस लड़ाई को हम फिर कभी खत्म करें। ये इतना कहने के बाद उस युवा ने अपनी तलवार को म्यान में रखा और अपने आध्यात्मिक चूहे के साथ उस जगह से जाने लगा। तभी रुद्र ने उस युवा को आवाज लगाई, जहां उस युवा ने पीछे मुड़कर रुद्र से कहा, क्या हुआ? जिस पर रुद्र ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम भी यहाँ पर सुनहरी रेत चुराने के लिए आए हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? रुद्र की बात सुनकर उस युवा का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं, फिर तुम क्या करोगे? ठीक है, अगर तुम यहाँ पर सुनहरी रेत चुराने के लिए नहीं आए हो, हम दोनों के रास्ते यहीं से अलग होते हैं। अगर नहीं, फिर हम तीनों एक साथ काम कर सकते हैं, रुद्रा ने बेझिझक कहा। जितनी हमारी ताकत है, हम उस रेत का एक कण भी नहीं चुरा सकते। उस युवा को पता था अब बात छुपाने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने रुद्र की बात मान ली। जब उस युवा ने रुद्र को पहली बार देखा था, उसने उस वक्त रुद्र को मामूली मार्शल आर्टिस्ट समझा था, पर रुद्र की ताकत देखने के बाद अब उस युवा की आंखों में रुद्र के प्रति सम्मान था। रुद्र मन ही मन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास पथरीला चूहा है और इसकी मदद से तुम बिना लड़े सुनहरी रेत चुराना चाहते थे। हाँ, और तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही इरादा था, पर ये चूहा मेरा है। अगर मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ, तुम हमारी योजना में क्या बदलाव ला सकते हो? उस युवा ने पूछा। रुद्र बोला, इस चूहे को सही इस्तेमाल करने का तरीका। 64 अभिराज। उस युवा ने रुद्र को घूर कर देखा और फिर पूछा, तुम्हारी क्या योजना है? तुम सुनहरी रेत को किस तरह चुराने वाले हो? इससे पहले रुद्र कुछ कह पाता, तभी प्रिया बोली, बहुत ज्यादा आसान है। हम इस चूहे को सुनहरी रेत के पास भेजेंगे और यह अपने मुंह में थोड़ी सी सुनहरी रेत भर कर आ जाएगा। प्रिया की बात सुनकर वे दोनों प्रिया को ऐसे देखने लगे जैसे कि वह किसी पागल को देख रहे हो, और फिर अचानक से प्रिया पर तब तक हंसते रहे जब तक प्रिया के पूरे गाल लाल नहीं हो गए। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? प्रिया ने शर्माते हुए कहा। जिस पर युवा बोला, तुम बहुत ज्यादा भोली हो। उस जगह पर सुनहरी रेत की रक्षा करने के लिए चौथे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट है, वह इस चूहे का दूर से ही पता लगा लेगा। वैसे तुम्हारी क्या योजना थी? तुम सुनहरी रेत को किस तरह चुराने वाले थे? रुद्र ने उस युवक से सवाल किया। सभी लोग जानते हैं, सुनहरी रेत धरती के अंदर से बाहर निकलती है और वह नदी के रास्ते उस तालाब के अंदर पहुंच जाती है। मेरी योजना बहुत ज्यादा आसान है। मैं यहाँ से नदी तक एक सुरंग बनाऊंगा और फिर पानी के साथ थोड़ी सी सुनहरी रेत हमारे पास आ जाएगी। उस युवा ने अपनी योजना के बारे में बताते हुए कहा। रुद्र मुस्कुराया और बोला, सच में तुम्हारी योजना बहुत ज्यादा बेहतरीन है। कोई भी नहीं सोच सकता इस तरह भी सुनहरी रेत चुराई जा सकती है। रुद्र की बात सुनकर वह युवा गर्व से मुस्कुराया, पर अगले ही पल उसकी भौहें चढ़ गई। उस युवा ने पूछा, वैसे तुम्हारी क्या योजना है? उस युवा का सवाल सुनकर रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, तुम्हारी योजना बहुत ज्यादा अच्छी है, पर इससे हम उस सुनहरी रेत का 1000वां हिस्सा ही पा सकते हैं, क्योंकि वह सुनहरी रेत सुरंग के रास्ते से आएगी और मिट्टी की परत में फंसकर रह जाएगी, जिससे तुम्हें बहुत कम सुनहरी रेत मिलेगी। युवा बोला, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है जिससे हम ज्यादा सुनहरी रेत को चुरा सके? हाँ, पर मेरा मकसद थोड़ी सी रेत को चुराना नहीं है, बल्कि मैं सारी रेत चुराना चाहता हूँ, रुद्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहा। पर जैसे ही उस युवा को रुद्र की बात समझ में आई, वह हैरान हो गया। उसने आश्चर्य से कहा, ऐसा होना नामुमकिन है। हम चाहकर भी सारी सुनहरी रेत नहीं चुरा सकते। मेरा काम ही नामुमकिन को मुमकिन बनाना है, बस इसके लिए तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा, रुद्र ने उस युवा की आंखों में देखते हुए कहा। उसने रुद्र की बातों को गंभीरता से सोचा, पर वह कितना भी सोच ले उससे ये काम नामुमकिन लग रहा था। तभी उसे वह पल याद आया जब रुद्र ने दूसरे सितारे के 5वें स्तर पर होते हुए उससे लगभग मार दिया था, जबकि वह तीसरे सितारे के 7वें स्तर पर था।
अगर उसके पास रक्षा कवच नहीं होता रुद्र लगभग उसे मार देता, भला हो उसके परिवार का जो उन्होंने उसे चौथे स्तर का रक्षा कवच दिया। उस पल को याद करने के बाद उस युवा ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। रुद्र मुस्कुराया और बोला, जबकि हम तीनों साथी हैं, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? अभिराज सेन, युवा ने स्पष्ट रूप से कहा। तुम्हारा मतलब तुम सेन परिवार से हो, जो 7 राजसी परिवार में से एक है, और सेन परिवार की खासियत तलवारबाजी में है। रुद्र ने अभिराज का नाम सुनने के बाद कहा। वही अभिराज का नाम सुनने के बाद प्रिया चौंक गई और उसने अभिराज को ध्यान से देखा। आज से पहले कभी प्रिया ने इतने बड़े परिवार के युवा को नहीं देखा था। प्रिया की देखरेख मून सिटी में हुई थी और उसने आज से पहले कभी मून सिटी को नहीं छोड़ा था। प्रिया का तोमर परिवार दूसरे स्तर का परिवार था जो मेहरा परिवार के अंदर आता था, और राजगिरी महाद्वीप के अंदर जितने भी दूसरे स्तर के परिवार थे वे सभी राजसी परिवार की देखरेख में थे, या फिर हम कह सकते हैं उन सभी परिवार के ऊपर राजसी परिवार का राज चलता था। प्रिया अभिराज को बड़े ध्यान से देख रही थी। हालांकि उसने महरा परिवार के बहुत से लोगों को देखा था, पर उसने आज से पहले दूसरे राजसी परिवार के लोगों को नहीं देखा था। जिस परिवार की ताकत सबसे ज्यादा कम होती है वह परिवार तीसरे स्तर की श्रेणी में आता है, और जिस परिवार की ताकत थोड़ी ज्यादा होती है वह दूसरे स्तर की श्रेणी में आता है, और जिस परिवार के अंदर कोई मास्टर होता है वह पहले स्तर की श्रेणी में आता है। सेन परिवार 7 राजसी परिवार में से एक था और अभिराज उसी परिवार का युवा मास्टर था। अब रुद्र ज्यादा हैरान नहीं था, उसे समझ में आ गया था कि अभिराज के पास इतने दुर्बल खजाने क्यों हैं, क्योंकि वह राजसी परिवार का युवा मास्टर है और इतने बड़े परिवार के अंदर आने की वजह से अभिराज के पास ऐसे खजाना होने संभव है। अभी प्रिया अभिराज के बारे में ही सोच रही थी, तभी उसकी नजर रुद्र पर गई। प्रिया बोली, वैसे तुम कौन से राजसी परिवार के अंदर से आते हो? प्रिया अपने आप को यह सवाल पूछने से नहीं रोक पाई, क्योंकि रुद्र की उम्र भी 17 या 18 साल के आसपास थी और वह इतना ज्यादा चालाक और ताकतवर था, यहाँ तक कि वह अभिराज को भी समान रूप से टक्कर दे रहा था। इसलिए प्रिया को पूरा विश्वास था कि रुद्र जरूर किसी राजसी परिवार से होगा। अभिराज के भी कान खड़े हो गए। वह भी जानना चाहता था कि आखिरकार कौन सा राजसी परिवार है जिसने रुद्र जैसे शैतान को जन्म दे दिया। 65 प्राचीन फॉर्मेशन। प्रिया और अभिराज की आंखों में चमक थी। उन दोनों को जानना था कि आखिरकार रुद्र कौन से राजसी परिवार से है। रुद्र बोला, तुमने मेरे बारे में गलत अनुमान लगा लिया। मैं किसी राजसी परिवार से नहीं हूं। मैं लोट सिटी के अंदर वर्मा परिवार से आता हूं और मैं वर्मा परिवार का सलाहकार हूं। क्या वर्मा परिवार? ये कौन सा बड़ा परिवार है? हमने आज से पहले इस परिवार के बारे में क्यों नहीं सुना? प्रिया बोली, तुम लोग मेरे परिवार के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि मेरा परिवार तीसरे स्तर का परिवार है। रुद्र ने उन दोनों की गलतफहमी को दूर करते हुए कहा। अब रुद्र की बात सुनकर उन दोनों को शक होने लगा। वे सोच रहे थे कि रुद्र उनसे झूठ बोल रहा है। उनका मानना था एक निचले स्तर का परिवार रुद्र जैसे शैतान को तैयार नहीं कर सकता, और कहीं ना कहीं वे दोनों सही भी थे, क्योंकि तीसरे स्तर का परिवार बहुत ज्यादा गरीब होता है। उनके पास इतने स्पिरिचुअल स्टोन नहीं होते जो वे ताकत बढ़ाने वाली दवाएं और मार्शल आर्ट को खरीद सके। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वातावरण में मौजूद एनर्जी को अपने शरीर के अंदर समाहित करना होता है, और जिस जगह पर एनर्जी ज्यादा होती है उनके अगले स्तर पर पहुंचने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए राजसी परिवार वाले उसी जगह पर बैठकर अपनी ताकत को बढ़ाते हैं जिस जगह पर वातावरण में मौजूद एनर्जी ज्यादा होती है। पर तीसरे स्तर का परिवार जो कि पीछे इलाके में से आता है और उस जगह पर एनर्जी भी बहुत ज्यादा कम होती है, उस जगह पर इतनी कम उम्र में इतना ताकतवर होना नामुमकिन है। अभिराज रुद्र के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तुम हमारे परिवार के साथ जुड़ सकते हो। अभिराज को अपनी बात पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। आखिरकार अगर वह रुद्र जैसे प्रतिभाशाली युवा को अपने परिवार के अंदर शामिल करा लेता है, इसमें उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और जहां तक अभिराज को उम्मीद थी, रुद्र आगे चलकर जरूर ताकतवर मास्टर बनेगा। अभिराज रुद्र की हाँ सुनने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से उसने रुद्र को अच्छा प्रस्ताव दिया था। अगर रुद्र उसके राजसी परिवार के साथ जुड़ जाता है उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसे अच्छी जगह पर अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा, जिस जगह पर एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी, और वक्त के साथ उसका ओहदा भी बढ़ जाएगा। रुद्र ने अपने कंधों से अभिराज का हाथ हटाया और हंसते हुए कहा, तुमने बहुत देर कर दी। मैंने पहले ही कौशिक परिवार के साथ सौदा कर लिया। अगर तुम भी हमारे परिवार के साथ सौदा करना चाहते हो, मैं खुशी खुशी तैयार हूं। इस बार रुद्र ने उनके ऊपर बम फोड़ दिए। उनके लिए रुद्र की बातों को हजम करना नामुमकिन था। उन्होंने काफी देर तक रुद्र को संदेह की दृष्टि से देखा, पर रुद्र के हाव भाव देखकर उन्हें कहीं से भी नहीं लग रहा था कि रुद्र झूठ बोल रहा है।
पर ऐसा होना नामुमकिन है। कौशिक परिवार किसी तीसरे स्तर वाले परिवार के साथ सौदा नहीं कर सकता। अगर यह बात सातों राजसी परिवार में फैल गई, इसकी वजह से कौशिक परिवार की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। अगर कोई परिवार कौशिक परिवार के साथ सौदा करने के लिए लायक है, वह सिर्फ राजसी परिवार है। अभिराज बोला, अगर तुम्हें कुछ नहीं बताना मत बताओ, पर इस तरह हमसे झूठ तो मत बोलो। प्रिया भी बोली, ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमने तुमसे अपने बारे में कुछ नहीं छुपाया, पर तुम सब कुछ छुपा रहे हो, ये गलत बात है। उन दोनों की बात सुनकर रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने तो उन दोनों से सच कहा था, अगर उन्हें रुद्र की बात पर विश्वास नहीं हो रहा, इसमें रुद्र की क्या गलती है। अभिराज ने कुछ देर रुद्र को देखा और फिर कहा, चलो छोड़ो, अगर तुम नहीं बताना चाहते हम भी तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालेंगे। वैसे भी काम खत्म होने के बाद हम सभी अलग हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारे बारे में जानकर हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल हमें तुम्हारी योजना के ऊपर काम करना चाहिए। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहीं ना कहीं रुद्र को अभिराज का बर्ताव अच्छा लगा था। इस दुनिया के अंदर सभी लोग एक दूसरे से फायदे के लिए जुड़े थे, और वैसे भी वे तीनों कुछ दिनों के लिए एक साथ थे, फिर उन तीनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। वही अभिराज की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर उदासी आ गई। उसने कहा, तुम दोनों अभी से ही अलग होने की बात क्यों कर रहे हो? क्या हम तीनों हमेशा के लिए दोस्त नहीं बन सकते? प्रिया की बात का उन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वे मुस्कुराए। रुद्र ने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से कागज और कलम बाहर निकाल लिया और उस कागज को जमीन पर रखकर एक आकृति बनाने लगा। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र उस कागज पर क्या बना रहा है, पर जैसे जैसे अभिराज उस चित्र को देख रहा था, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती जा रही थी। 5 मिनट बाद जब रुद्र ने उस चित्र को पूरा कर लिया, अभिराज की आंखें चौड़ी हो गई और उसके भाव बदल गए। ये तो पहले स्तर की फॉर्मेशन है, अभिराज बोला। अभिराज की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वह जानता था कि अभिराज को पता चल जाएगा, वह इस कागज पर एक फॉर्मेशन बना रहा है। आखिरकार वह 7 राजसी परिवार में से एक था, और राजसी परिवार के युवाओं को बचपन से ही फॉर्मेशन, मार्शल आर्ट और दवाइयां के बारे में पढ़ाया जाता है। अभिराज ने कागज पर बनी फॉर्मेशन को बहुत देर तक ध्यान से देखा और फिर आश्चर्य के साथ कहा, मैंने बहुत सारी फॉर्मेशन देखी है, पर यह सबसे अलग है। क्या इस दुनिया के अंदर ऐसी फॉर्मेशन भी पाई जाती है? अभिराज की बात सुनकर रुद्र ने अपने मन में सोचा, तू तो क्या, तेरा पूरा परिवार भी इस फॉर्मेशन के बारे में नहीं बता पाएगा। ये प्राचीन काल की फॉर्मेशन है। जब अभिराज उस फॉर्मेशन को नहीं समझ सका, उसने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम किसी राजसी परिवार से हो? नहीं नहीं, मुझे लगता है तुम राज परिवार से हो। जब अभिराज ने रुद्र को फॉर्मेशन बनाते हुए देखा, उसे यकीन करना मुश्किल हो गया कि रुद्र तीसरे स्तर के परिवार से आता है। यहाँ तक कि राजसी परिवार के युवा मास्टर भी इतने ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते जितना रुद्र था। इसलिए अभिराज को ऐसा लगा था कि रुद्र राज परिवार से आता है, क्योंकि राजसी परिवार से ऊपर राज परिवार है, और राज परिवार ही रुद्र जैसे शैतान को तैयार कर सकता है। अभिराज की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही सच बता दिया, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना है करो, वरना रहने दो। अभिराज ने कुछ देर सोचा और फिर सर हिलाया। वैसे भी उसे यह जानकर क्या करना था कि रुद्र कौन है, उसे बस सुनहरी रेत से मतलब था। रुद्र ने उस फॉर्मेशन को स्पेस रिंग के अंदर रखने के बाद माली पर्वत का नक्शा बाहर निकाला और उन दोनों को पीछे छोड़ते हुए आगे चला गया। प्रिया और अभिराज भी रुद्र का पीछा करने लगे, और आधे दिन बाद रुद्र एक जगह पर आकर रुक गया। प्रिया और अभिराज रुद्र के पीछे खड़े थे और उनकी आंखों में जिज्ञासा थी कि आखिरकार रुद्र क्या करने वाला है। रुद्र ने अपने आसपास की जगह देखी और फिर कहा, हम पहले स्तर की सीमा पर हैं, इससे आगे माली पर्वत का दूसरा स्तर शुरू हो जाएगा। माली पर्वत 3 स्तर में बटा हुआ था, जहां पहले स्तर पर पहले सितारे और दूसरे सितारे के आध्यात्मिक जानवर मिलते थे, और पहले स्तर पर ज्यादातर पहले और दूसरे सितारे के मार्शल आर्टिस्ट ही आते थे। वहीं माली पर्वत का दूसरा स्तर तीसरे और चौथे सितारे वाले आध्यात्मिक जानवर से भरा हुआ था। दूसरे स्तर पर कोई मास्टर ही अपना पालतू जानवर ढूंढने के लिए जाने की हिम्मत करता था, और माली पर्वत का तीसरा भाग 5वें और 7वें सितारे वाले आध्यात्मिक जानवर से भरा हुआ था, और कोई पागल मार्शल आर्टिस्ट ही ऐसा होगा जो उस जगह पर जाने की हिम्मत करेगा। माली पर्वत के तीसरे भाग में 5वें सितारे का मार्शल आर्टिस्ट भी जाने से कतराता है, क्योंकि उस जगह पर उसके बचने की संभावना भी बहुत ज्यादा कम होती है। रुद्र इस वक्त माली पर्वत के पहले और दूसरे स्तर की सीमा पर खड़ा था। निरीक्षण करने के बाद रुद्र अभिराज के पास गया और बोला, मुझे इसी जगह पर फॉर्मेशन का जाल बिछाना है, इसके लिए मुझे इस चूहे की मदद चाहिए। अभिराज बोला, मेरा चूहा बड़ी आराम से सुरंग खोदकर इस फॉर्मेशन को आकार दे सकता है, पर फॉर्मेशन को बनाने के लिए स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत पड़ेगी, और जमीन के चारों तरफ स्पिरिचुअल स्टोन रखने के लिए इसे 1000 से भी ज्यादा बार चक्कर कटने पड़ेंगे।
वह पथरीला चूहा खरगोश जितना बड़ा था, जिस वजह से वह सुरंग के अंदर एक बार में सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल स्टोन ले जा सकता था। दूसरा स्पिरिचुअल स्टोन लेने के लिए उसे दोबारा आना पड़ेगा और बार बार स्पिरिचुअल स्टोन लेकर जाने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाएगी। रुद्र बोला, इस चूहे को 1000 नहीं बल्कि 3821 चक्कर काटने पड़ेंगे। इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए 3821 स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत पड़ती है। रुद्र की बात सुनकर अभिराज चौंक गया। वही प्रिया ने रुद्र से कहा, क्या तुम इस चूहे को मारना चाहते हो? ये इतने ज्यादा चक्कर कैसे काट सकता है? वह चूहा भी रुद्र की बात समझ रहा था। उसने रुद्र की बात सुनकर मरने का नाटक किया और अभिराज के कंधे से गिरकर चट्टान पर गिर गया। उस चूहे को मन ही मन रुद्र पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह उसे भगवान के पास पहुंचाने की पूरी तैयारी कर रहा था। क्या कोई और तरीका नहीं है? अभिराज ने उस चूहे को दया के भाव से देखते हुए कहा। अभिराज की बात सुनकर रुद्र अभिराज के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इस वक्त समय बहुत जरूरी है। किसी भी वक्त सुनहरी रेत बाहर निकल सकती है। और रही बात इस चूहे की, इस दुनिया के अंदर और भी चूहे हैं। हम तुम्हारे लिए कोई और चूहा ढूंढ लेंगे। अभिराज रुद्र की बात समझ गया। वह कुछ भी करके सुनहरी रेत को पाना चाहता था। जब उस चूहे ने देखा उसका मालिक मान गया है, उसने हाथ जोड़ते हुए अभिराज को समझने की कोशिश की। मालिक, मुझे जाने दो, मैं यह नहीं कर सकता। क्या आपको इस मासूम प्राणी पर दया नहीं आती? पर अभिराज को उस चूहे पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। अभिराज बोला, तुम इसे लेकर अपना काम जल्दी शुरू करो, मुझे और भी चूहे मिल जाएंगे। इतना कहने के बाद अभिराज रुद्र के साथ उस चूहे को शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। दूर खड़ी प्रिया भी सब कुछ देख रही थी। उसने उस चूहे को गले से लगा लिया और उसे हिम्मत दी, क्योंकि वह भी रुद्र और अभिराज को